क्या करना पड़ेगा, क्योंकि कैलिब्रेशन जो टेबल है उसके लिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन देखेंगे? इसको ऑन कर भाई मूलों का आवाज़ आ रहा है, उसका आवाज़ नहीं आ रहा। इसको क्या करना है, अच्छा वो नेगेटिव आया उसको रोटेट कर देना नॉर्थ साउथ करके, इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। तो तुझे यहाँ पे करंट 0.3 से 3 एम्पियर तक ले जाना है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड एज होगा उसको मेजर करना है। इसको यहाँ से मतलब चेंज कर सकते हैं, उस हिसाब से चेंज होगा। तो नहीं होगा वो, अच्छा वो इनटू 1 मैंने इसको बढ़ाया, वो नेगेटिव था तो मुझे पोलरिटी चेंज क्यों करनी है? ये तो -14 है, अब मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो वो पॉजिटिव में जा रहा है। बता, जैसे अब वो तूने बोला कि इसको पोलरिटी चेंज करना है, तो अभी तो मैंने इसको बढ़ाया तो हमारा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेटअप है और ये है गाउस मीटर। तो गाउस मीटर दिखता है ऐसा है, ये बंद कर देना। तो इसको यहाँ पर इसको यहाँ पर रखने से तुम्हें यहाँ पर गाउस मीटर में रीडिंग आएगा, तो वहाँ पर हम लोग करंट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे तो करंट जब तुम इंक्रीज़ करोगे दिखना यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज़ होगा। तो हमें नोट रखना है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए। तो पॉजिटिव मतलब इधर तुम अकॉर्डिंगली समझ जाओगे कि किधर नॉर्थ है किधर साउथ है, इसको रख के। ठीक है, ये प्रोबेबली नॉर्थ साइड है, मतलब इसके राइट हैंड साइड में अगर साउथ होगा तो मतलब अगर पॉजिटिव आएगा मतलब इस साइड साउथ है, इस साइड नॉर्थ है। ठीक है, अब इससे हम लोग कैलिब्रेशन कर्व ड्रॉ कर सकते हैं जो दिखेगा ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन, जहाँ से हम लोग ए और बी को मिल सकते हैं। ये बंद कर दो। तो उसके बाद हमें क्या करना है, ए है हॉल प्रोब, तो 4 प्रोब सिस्टम जो है सेम चीज़, तो इसको हमें इधर भी रखना होगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर करंट और वोल्टेज करना होगा। अब यहाँ पर एक स्पेसिफिक मैग्नेटिक फील्ड के लिए वहाँ पर हम अगर करंट चेंज करेंगे तो एक हॉल वोल्टेज मिलेगा। तो हमारा रीडिंग क्या क्या होगा ना, करंट कितना में हम मैंने फिक्स्ड रखा हो, एक फिक्स्ड करंट के लिए हमें फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। ओके, दैट इज़ हम लोग फिक्स्ड किए थे 22.1 मिली एम्पेयर पे। वेट, हाँ ये मिली एम्पेयर है क्या? नहीं, और ये मिली एम्पेयर में इसको जब करंट तो जब फिक्स करेगा तब मिली एम्पेयर, और ये वोल्टेज होगा मिली वोल्ट। ओके, आई हैव टू चेक। ठीक, ओके, करंट सेट एट मिली एम्पेयर लिखा हुआ है। मिली एम्पेयर यानी यहाँ पे देखो ये 2 मिली एम्पेयर कर दिया मैंने ना, मिली एम्पेयर कर दिया जो भी है, और फिर मैं वोल्टेज ये मैं रीडिंग लूँगा वोल्टेज का। ओके, और इसको बढ़ाता जाऊँगा 0.2, हाँ। तो मिली एम्पेयर मतलब ये वाला, यहाँ पर जो मिली एम्पेयर है उसको हमें फिक्स करना है, जो ऊपर हम लोगों को हर एक्सपेरिमेंट के पूरा वक्त के लिए फिक्स रखना है। अब ये वाला जो करंट है वो है ए वाला, तो ए करंट चेंज करने के लिए हमारा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। डैट इज़ वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम द कैलिब्रेशन कार्ड, और अकॉर्डिंगली हम लोग एक हॉल वोल्टेज दिख सकेंगे जो हमें इधर शो करेगा। तो ये हमें जस्ट चाहिए हॉल वोल्टेज और इधर का मैग्नेटिक फील्ड, जस्ट जिससे हम लोग रेजिस्टिविटी रो कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला हम लोग के पास गिवन है, बस इतना ही, डन। स्टार्ट हुआ, बताओ। अब सुनो, एक एक करके बोलो जिसको अच्छे से पता है। मान लो मुझे 376 में रीडिंग लेना है, मैंने ये फिक्स कर दिया। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट को दबाऊंगा तो ये 60 सेकंड पहले रीडिंग लेगा, सैंपल रखा हुआ है। अच्छा, ये टाइम भी फिक्स कर सकते हैं हम लोग 60 सेकंड। 60 सेकंड में से 60 सेकंड ही रहता है। ये क्या है, एच बी 380 वोल्टेज पे तुम ले रहे हो पहला टेबल के लिए। ठीक है, 380 के लिए ले रहे हो, पहले विद सैंपल वाला देख रहे हैं हम लोग, सैंपल रख दिए। सैंपल रख ये दिए? डिस्टेंस फिक्स रखना है पहले वाले टेबल में। ओके, अच्छा, ये सैंपल रख के कर रहे हो ना? पहले तो बिना सैंपल के करना होता है ना? ये सैंपल है और ये ऊपर वाला पार्ट है हमारा काउंट। दोनों ही चाहिए, विदाउट सैंपल भी चाहिए, विद सैंपल भी चाहिए। काउंट मिलेगा। इधर 2 सैंपल्स है, एक है तुम्हारा प्रोबेबली सीजियम, यहाँ पर नहीं है, और एक है वहाँ पर रेड वाला, एक है बीटा डी के सोर्स और एक है गामा डी के सोर्स। गामा वाला में थोड़ा ज़्यादा रीडिंग मिलेगा मगर बीटा में थोड़ा कम रीडिंग मिलेगा। तो यू हैव टू टेक द वोल्टेजेस जो यहाँ पर दिख रहा है
ये वाला पार्ट में एक करस्पॉन्डिंग वोल्टेज के थ्रू हमें एक काउंट मिलेगा। और इसके पहले हमें एक चीज़ और करना होगा, इस सैंपल को निकाल लेना होगा और बैकग्राउंड काउंट कितना आ रहा है Without sample? हाँ, विदाउट सैंपल, वो भी नोट करना होगा। वन मोर थिंग इज देयर इज सम ट्विस्ट इन द एरर कैलकुलेशन, तो एरर कैलकुलेशन भी देख के आना होगा। एंड यहाँ पर थोड़ा बहुत स्लिट्स दिख रहा है, ये है Length? डिस्टेंस। हाँ। तो कितना डिस्टेंस में है, एक 1 mm के पास है या 10 सेंटीमीटर दूर है, वो कर सकते हैं। हम लोगों को एक स्केल प्रोवाइड किया जाएगा इधर, जो On जो, it? जो स्केल से हम लोग डिस्टेंस Slowly? मेजर एक्चुअली इधर से यहाँ तक। अच्छा, वो जो स्केल मेजर करना है ना, वो इज द डाटा फॉर इनवर्स स्केल लॉ। जो डिस्टेंस Yeah, चाहिए, yeah. हाँ, फॉर इनवर्स स्केल लॉ उसको प्रूव करने के लिए वो सिर्फ होगा। और जब पहला डाटा होगा वो डिस्टेंस सेम रहेगा, विथ सैंपल विदाउट सैंपल, तुम जो भी करो। मतलब जब सैंपल रखेंगे, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो टेबल है, तो वो जो सोर्स और सैंपल का डिस्टेंस फिक्स रहेगा। जैसे पहला वाला थोड़ा थोड़ा पास रखने की कोशिश करना तो काउंट थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। और ये तो पूरा मटेरियल का प्रॉपर्टी है, तो काउंट के मुताबिक तुम्हें क्या स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा, ऐसा कुछ ये नहीं है, थोड़ा वो फ्लक्चुएट कर सकते हैं। तो क्या हुआ, मतलब एक वोल्टेज से करस्पॉन्डिंग कितना रीडिंग आ रहा है देखना पड़ेगा। एक सपोज 350 के ऊपर जाओगे जब, देखना कि यहाँ पर सफिशिएंट रीडिंग आ रहा है, मतलब 350 के ऊपर तुम वोल्टेज सेट कर सकते हो। यू कैन सेट द वोल्टेज अराउंड 380 के आसपास, तो यू कैन गेट द काउंट्स। एंड देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ना फॉर वोल्टेज। देयर इज रेस्ट्रिक्शन, जैसे यहाँ पे 320, यहाँ पे 322। 350 से 640 या रीजन आ गया। 700 के पहले तक जाना, तो क्योंकि 700 के बाद एक काट ऑफ रीजन होता है, तो उधर से ब्रेक का मतलब सिस्टम डैमेज हो सकता है। 700 से ज़्यादा मत जाना और कोशिश करना एक मिडिल में वोल्टेज रखने का। यहाँ पर प्रोबेबली 4 कितना चूज़ किया है, हाँ, या तुम्हें प्लेटू रीजन मिल जाएगा, एक है 370 तो 530, तो इन दोनों के बीच में रखने का कोशिश करना, अराउंड 420 के आसपास। और यहाँ पर 453 हुआ है, तो यहाँ से देखना एक के बाद तुम्हारा काउंट फिर इंक्रीज़ कर रहा है। सपोज यहाँ से इंक्रीज़ कर रहा है, मतलब ये तुम्हारा प्लेटू रीजन का एंड है, दैट इज़ V2, और ये तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहा है, दैट इज़ V1। प्लेटू रीजन मिल गया आपको, वोल्टेज थोड़ा सेट है, वो तो बोल दिया distance है, डिस्टेंस। ये वाला हो जाएगा। और एल्यूमिनियम के लिए भी और यहाँ पर 4 स्विच है, एक है जैसे कि स्टार्ट। अच्छा, वो एक बार दिखा सकते हैं जो टाइम फिक्स कैसे करते हैं? जैसे एग्ज़ाम के टाइम बोले कि 60 सेकंड मत करो, 30 सेकंड पे करो अच्छा, प्रोग्राम। अच्छा, कितना क्या करना है, टाइम पार्ट टाइम, ओके। उसके बाद टाइम को मुझे 30 सेकंड करना है, सोच लो। उसके बाद धीरे फिर से धीरे धीरे प्रोग्राम धीरे। क्लिक किया, टाइम दिखा दिया कि टाइम कितना लगना है। अच्छा, हाँ, ऐसे करके मतलब अलग अलग लेवल पे आ सकता है। जैसे मान लो उनको 60 करना है ना, अरे भाई 0 कर दो। तो नहीं, यहाँ 4 पर पे लेके यहाँ पर चलो एक ना। सिंबल दिख रहा है एरो जैसा, तो ऊपर वाला करोगे तो डिजिट चेंज होगा, नीचे वाला करोगे तो एरो का पोजीशन चेंज होगा। ठीक है, इतना हमने सेट कर फिर से दिया। प्रोग्राम, तो आप स्टार्ट करेंगे तो जैसे 60 सेकंड में हाँ, तो स्टार्ट हो गया। अच्छा, हाई वोल्टेज कैसे चेंज करें? हाई वोल्टेज चेंज करने के लिए ये नोब चेंज करना है। ओके, ये देखो, नोब चेंज करने से या हाई वोल्टेज चेंज। ओके। और एक चीज़ है तुम्हारा, हाँ, वो एब्जॉर्प्शन के लिए कि कितना एब्जॉर्प्शन होगा। यहाँ पर एक एल्यूमिनियम फॉइल का प्लेट दिया हुआ है, इसमें नहीं है, ये वाला बढ़िया। ये एल्यूमिनियम फॉइल का प्लेट दिया रहता है, तो इसको यहाँ बैठाने से कितना काउंट कम हो रहा है वो देख सकते हैं। तो कोई लिक्विड का एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट अगर हमें निकालना हो तो दैट इज़ द सेटअप। दिस इज़ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं या स्पेक्ट्रोमीटर, हाँ, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर है। तो इस सेटअप में हमें क्या है ना, एक ग्लास प्लेट दिया हो, ग्लास जार जैसा दिया जाता है, दिस इज़ द ग्लास जार। तो इसमें क्या है, एक रफ सरफेस है, एक क्लीन सरफेस है। तो क्लीन सरफेस का हमें टच नहीं करना, इससे हमें वेवलेंथ पास होगा और डाटा मेज़र होगा। तो इसका जो बी है, मतलब जो पाथ लेंथ है, वो हमें गिवन है, वो हमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना। हमारा फॉर्मूला सिंपली कुछ ऐसा वगैरह कुछ होगा, शायद नहीं, ऐसा ही है।
तो इसका हमारा एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट निकलना है। 2 ग्लास शीट दिया है, एक में डिस्टिल वाटर हमारे DI वाटर देना है और एक में हम लोगों का सैंपल रहेगा। तो सैंपल हमें किस में रखना है, दे आर डिफरेंट स्लॉट्स। तो 1 में हम लोगों को DI वाटर रखना है, दैट इज़ आवर रेफरेंस, एंड 2 में हम लोगों को सैंपल रखना होगा। तो इधर देख सकेंगे कि कुछ में गैप्स है, ये जो गैप्स है, ये वाला गैप्स, तो इस साइड में हम लोगों को क्लियर फेस रखना होगा और राफ फेसेस दूसरे साइड में। ओके, तो यहाँ से ही हम लोगों को लाइट पास होगा, राइट। तो एक में DI वाटर, दूसरे में सैंपल। बस हमारा काम अभी तक ख़त्म। अब आता है तो इसमें क्या करना है। इसमें दिखाएगा 3 चीज़ें, सिंगल वेवलेंथ, मल्टी वेवलेंथ और स्कैन। तो हमें मल्टी वेवलेंथ में काम करना होगा, तो 2 प्रेस 2। तो इस प्रेस करने के बाद कितना हमें डाटा लेना है, इंटर ऑफ नंबर ऑफ वेवलेंथ। तो 2 मिनिमम है, 8 मैक्सिमम है, तो हमें 8 डाटा लेना होगा मैक्सिमम। तो 8 प्रेस करने के बाद इंटर। तो अब हमें कौन सा वेवलेंथ में डाटा लेना है वो नोट करना है। जैसे कि हमें पहले 400 कितना दे, 450 460 दे दो, इंटर 500 550। और उसके बाद है कितना 600, इंटर 660, इंटर 680, इंटर 700। तो ऐसा एक डाटा है। क्यों हम लोग ऐसा ले रहे हैं कि ऐसा एक डाटा ले लेने से क्या होगा ना, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ के पास देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट मैंने ट्रांसमिटिविटी थोड़ा सा कम हो रहा है, तो इस पॉइंट के पास हमें और भी डाटा लेना होगा। तो अभी थोड़ा सा गैप ज़्यादा है, 20 करके लिया है, तो बाद में उसको हमें 5 का गैप में लेना है कि स्पेसिफिक कौन सा वेवलेंथ में हमारा एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है वो हमें पता करना होगा। आप देख सकते हैं कि इधर जो है हमारा जो ग्राफ है ऐसा है स्पेसिफिक वेवलेंथ के लिए। तो इस पॉइंट में हम लोगों को सबसे कम ट्रांसमिटिविटी दिखा है वो हमें फाइंड करना है। तो पहले जब रन करेंगे तो गैप थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। तो अब इंटर। तो अब हमें क्या चाहिए, एब्सोल्यूट वैल्यू और परसेंटेज। तो हमें परसेंटेज से 2। तो उसके बाद है एंटर। पुट द रेफरेंस कहाँ पर है ना, 1 पे। तो अभी हम लोगों का कुछ डाटा नहीं है, कुछ रीडिंग नहीं आएगा। तो रेफरेंस 1 में है वो लिखना होगा, 2 में आपका जो सैंपल है वो अगर आ जाए तो डाटा का वैल्यू दे देगा। ये 0 आना चाहिए, मगर 0 शायद नहीं आएगा, 0 नहीं 100% आना चाहिए ट्रांसमिटिविटी। कुछ डाटा नहीं है, देखते हैं क्या है। पुट सैंपल नंबर। तो सैंपल नंबर कितना कहाँ पर है ना, A2 में है, तो इंटर। तो उसके बाद उसका रीडिंग लेगा उस रेफरेंस के अकॉर्डिंगली। डेट्स ऑल। उसके बाद हमें रीडिंग दिखा देगा। रीडिंग दिखाने के बाद हमें जस्ट नोट करना है और कैलकुलेशन बाकी सारा। कितना हुआ, 600। अरे आ जा जल्दी। 660, 680, 700 हो गया। तो डेट्स ये रीडिंग दिखा रहा है। ये मशीन का गड़बड़ है कि हाँ 100 से ऊपर दिखा रहा है। उसके बाद फिर से इंटर प्रेस करेंगे, इंटर नहीं पब्लिक एस्केप। क्या हुआ,
फिर से सेम चीज़ चालू हो गया। इसके प्रेस करने से हम लोग वापस वही पोजीशन में आ सकते हैं। डन। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक लिक्विड, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप ए वाला है। तो हमारा एक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है और एक है कोइंस ट्यूब बोलते हैं, शायद भूल गया। तो इसमें क्या है ना, तो हमें प्रोबेबली Fe2SO पोर्ट दिया हुआ है। क्या दिया था? नहीं, MnSO पोर्ट दिया हुआ था। हमारा सैंपल MnSO पोर्ट था। तो इसमें क्या है ना, सेम हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो कैलिब्रेट करना पड़ता है, इधर हमारा सेटअप है। करंट चेंज करने के बाद इधर गाउस मीटर से हमें मैग्नेटिक फील्ड मेज़र करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों को एक ग्राफ मिलेगा, दैट विल बी द स्ट्रेट लाइन। तो उस स्ट्रेट लाइन से हम लोग ये मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेट को कैलिब्रेट कर सकते हैं, जहाँ से हमें पता चलेगा कि कौन सा करंट में कितना मैग्नेटिक फील्ड है। अभी क्या है ना, इस कोइंस ट्यूब में हमें पूरा सैंपल भरना पड़ेगा। इधर शायद वाटर से एक वाटर या वो जो ओरिजिनल सैंपल है उससे सैंपल रखा हुआ है। तो एक क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जब आप लोग इंक्रीज़ करेंगे तो देखेंगे उसका जो हाइट है थोड़ा इंक्रीज़ होगा। तो वही हमें इस ट्यूब से देखना है। अब ये थोड़ा सा एडजस्ट करने में दिक्कत होता है, तो हम लोग लाइट को यूज़ कर सकते हैं। तो लाइट देने से ठीक ठाक आ जाएगा। तो और एक चीज़ क्या है ना, जब उसका हाइट इंक्रीज़ होगा, हमें जो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में दिखेगा वो उल्टा इमेज दिखेगा, मतलब इन्वर्टेड। अभी दिख रहा है क्या पता नहीं। अभी जो है अभी जो देख सकते हैं कि हाँ, एक उसका जो क्या बोलते हैं प्लेन है ना, वो ऊपर के साइड है, अप साइड डाउन है। तो मगर उधर जो है, उधर उसका जो सरफेस है वो नीचे है। तो ये इससे हमें पता चलता है कि ये जो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में इमेज दिखा रहा है वो उल्टा है, इन्वर्टेड है। तो अब अभी इंक्रीज़ करने से वो ऊपर जाएगा, मगर आपको इस ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में लगेगा कि वो नीचे जा रहा है, मगर वो नीचे नहीं जा रहा है। तो उसका हाइट ही हमें मेज़र करना होगा। तो ये है करंट का दर, करंट और मैग्नेटिक फील्ड कैलिब्रेट करने के लिए। और उसके बाद 3 मोलर सॉल्यूशन के लिए कितना हाइट हो रहा है और कितना करंट और कितना मैग्नेटिक फील्ड के लिए वो हमें नोट करना है। बाकी सारा तो कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन। और उसके लिए हमें और कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे कि इसका डेंसिटी कितना है इस सॉल्यूशन में। तो वो मेज़र करने के लिए हमें इसका मास पता होना चाहिए। तो एक है आप इस मास मेज़रमेंट एक चीज़ है, दिस इज़ द थिंग। तो इसका वेट हमें मेज़र पहले कर लेना पड़ेगा, डेट इज़ W0। और एक चीज़ है विथ सैंपल कितना वेट हो रहा है, ठीक है, हर एक सॉल्यूशन के लिए। और जस्ट डिस्टिल्ड वाटर देके कितना हो रहा है, तो उन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें सॉल्यूशन में उसका मास कितना है और डेंसिटी कितना है वो हमें पता चल जाएगा। तो इस चीज़ को मेज़र करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं दिस वाला सेटअप। ये बहुत ही एक्यूरेट है, मगर इसका हालत बहुत बुरा है। दैट्स द थिंग। ये हम लोगों का फ्रैंक का एक्सपीरियंस सेटअप है। इससे क्या होता है, हम आर्गन गैस का एक्साइटेशन एनर्जी मेज़र कर सकते हैं। तो मेरा मार्क्स मत देखिए, बाकी सब देखिए। तो दिस इज़ आवर सेटअप। तो ये एक ब्लॉक डायग्राम है। तो हमें कुछ नहीं करना, इधर 3-4 चीज़ें, एक है VG1 के, VG2 VG2 के, ठीक है। तो इनका वोल्टेज हमें पता हो, मैंने कहाँ पर सेट करना है वो हमें बोल दिया गया है, वो थोड़ा याद रखिए। डेट इज़ VG1 को हमें 1.5 वोल्ट और VG2 को 7.5 वोल्ट के पास रखना है। दूसरे सेट के लिए वो थोड़ा वैरी किया है, प्रॉब्लम VG1 को 2.5 और VG2 को 8.5, ऐसा करके कुछ सेट लिया हुआ है। तो क्या करना है, इधर जो स्विच है तो इससे हम लोग उसका वोल्ट मीटर देख सकते हैं। तो ये अभी VG1 है, तो VG1 को हम सेट कर सकते हैं दिस नॉब से, ओके। तो हमको इसको 1.5 के पास सेट करना है, डेट इज़ ऑन 1.5। VG2 है तो इसको 7.5, ऑलमोस्ट 7.5 के पास है। अब VG2 के इसको हमें 0 से लेके ऑलमोस्ट 80 तक वेरी कराना पड़ेगा। 80 नहीं, सॉरी, हाँ, ऑलमोस्ट 80 तक वेरी कराना पड़ेगा कि इसके वजह से करंट कितना चेंज हो रहा है। अभी वन मोर थिंग इज़ फिलामेंट। तो फिलामेंट मतलब उधर वोल्टेज कितना जा रहा है, तो इसको थोड़ा हमें ऑलमोस्ट कोशिश करना है इन दोनों का मिडिल में रहे।
अभी नेगेटिव दिखा रहा है, दैट इज़ द सेटअप एरर बोल सकते हैं। और एक चीज़ करंट का जो वैल्यू है ना, तो इसका 2-3 मेज़र करने के लिए 2-3 लिस्ट काउंट है। तो अकॉर्डिंगली 10⁻⁻8 इज़ द बेटर थिंग। अगर इसमें ना आए तो 10⁻⁹ में आप लोग देख सकते हैं। तो अभी जो है हम लोग वोल्टेज को थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे। आफ्टर जैसे कि मैं दूसरे सेटअप में काम कर रहा था, उसमें 0 ही दिखा रहा था। थोड़ा सा इंक्रीज़ करने से क्या काम होगा, नहीं हो रहा। तो 10 के बाद से, हाँ अभी पॉजिटिव आ गया। 10 के बाद से काम करना सही से चालू कर देगा। अब क्या होगा, आप लोग देखेंगे कि अभी 10 के बाद से वो इंक्रीज़ होगा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है राइट। मगर कुछ देर बाद फिर से वो ड्रॉप होगा, 1.5 गया, 4 देखिए ड्रॉप हो रहा है। तो ऐसे करते करते ये पीरियडिकली रिपीट होता रहेगा, वही हमें नोट करना होगा। तो हमारा काम हो गया। अभी इसको हाँ ऐसे ही नोट करना होगा। तो आपको कैसा ग्राफ मिलेगा, एक ग्राफ साइड में प्लॉट किया है, ऐसा वाला एक ग्राफ मिलेगा। तो इससे इन दोनों गैप से हम लोग को एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ आर्गन मिल जाएगा। ओके, तो अभी हम लोग का सेटअप ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, वो देखने के लिए हम लोग CRO में भी देख सकते हैं कि ये जो CRO का ट्रेस है, तो CRO ऑन कर लिया। इसको हमें ऑटो में देना होगा, ठीक है। ऑटो हो गया। ये सब बाकी ऑटोमेटिक VG1 VG2 के सेट है। ये अभी आने में टाइम है थोड़ा सा। आपको नहीं रहा इंटेंसिटी, ये तो मैक्सिमम है। हम लोग को इसको 100 मोड पर सेट करना होगा। उसके बाद ही ये हमें स्कैनिंग दिखेगा। तो इसको हम लोग X पोजीशन और Y पोजीशन एडजस्ट कर सकते हैं। Y पोजीशन का है, ये है Y पोजीशन। तो Y पोजीशन से थोड़ा ऊपर कर लेंगे। और एक चीज़ जैसे कि है ये स्कैनिंग, तो इसको हम लोग अगर इंक्रीज़ करेंगे तो देखो, अरे यार कुछ स्कैनिंग इंक्रीज़ करने से और भी पिक्स हमें दिखेगा। ओके, अब ये वाई पोजीशन में और नीचे नहीं जा रहा, तो इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं इन दोनों से। एक है टाइम के मदद से और एक है शायद वोल्टेज। नहीं, वोल्टेज से काम नहीं हो रहा है। ये वाई नहीं, इस वाले से ऊपर ला सकते हैं और ऊपर, हाँ ऊपर ला सकते हैं। मगर बहुत बड़ा करना है, बड़ा शायद इससे होएगा शायद। इसको ऐसे ही रखना है। तो इससे भी होगा, इससे भी तो होगा। हाँ, तो इस वाले से हॉरिजॉन्टली हम लोग ब्रॉड कर सकते हैं। तो हमें देखना है किसमें ये ज़्यादा स्टेबल है। कभी टाइम इसमें बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ सकता है, तो इससे हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। और इसका ही स्ट्रेस हमें नोटबुक में लेना है। दैट इज़ नोट दिया ना, किधर गया? हाँ, तो दैट इज़ द, ऐसा स्ट्रेस लेना पड़ेगा, वो वाला स्ट्रेस से मिलेगा। और एक कहाँ से हुआ ना, स्कैनिंग से। तो स्कैनिंग हम लोग घटाएंगे तो इधर इसका पिक कम होता रहेगा। स्कैनिंग को हम लोग अगर इंक्रीज़ करेंगे तो इधर पिक दिखता रहेगा। और एक चीज़, इसको हमें ऑटो में रखना है, नॉट इन मैनुअल। मैनुअल में क्या है ना, आप अगर मैनुअल स्कैनिंग को 0 कर दिया, क्योंकि मेरा काम खत्म होगा, मैनुअल में कर दिया मतलब VG2 के को हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग जो करंट आ रहा है उसको नोट करना पड़ेगा। एंड जस्ट ग्राफ, बस खत्म। और ये मेरा कैलकुलेशन तो आपको पता ही होगा सारे। तो हर एक एक्सपेरिमेंट ख़त्म होने के बाद सब कुछ को नॉर्मल पोजीशन में रखना ज़रूरी है। माइकल्स और इंटरफेरोमीटर के लिए हमारा सेटअप ऐसा है, जो दिखता है ऐसे की तरह। तो हमारा लेज़र सोर्स ए वाला है, जो एक मिरर में रिफ्लेक्ट होकर एक ए मिरर में रिफ्लेक्ट होगा और जो हमें स्क्रीन में दिखेगा। और कभी कभी क्या होता है, इधर फ्रिंजेस नहीं दिख रहा, जो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। एक है अप डाउन, एक है लेफ्ट राइट। ओके, हमें देखना होगा लेफ्ट राइट में आना है। तो वो हम कैसे एडजस्ट करें, इधर 2 स्क्रू है, एक ए वाला जो अप डाउन और लेफ्ट राइट के लिए, और एक ए वाला जो ये दोनों स्क्रू से हम लोग इधर फ्रिंजेस को एडजस्ट कर सकते हैं। अब क्या है,
अब क्या है कि मुझे सुनने में ऐसा नहीं होगा, तो इस फ्रिंजेस का काउंट हमें कैलकुलेट करना है। तो यू कैन सी दैट फ्रिंजेस कुछ कुछ कोलैप्स कर रहा है। अब एक कोलैप्स कैसे हो रहा है कि यहाँ का जो मीटर है उसका डिस्टेंस चेंज करके, जो डिस्टेंस चेंज होता है इस सर्कुलर स्केल से, तो इसको हम लोग अगर घुमाएंगे सर्कुलरली और लेफ्ट सर्कुलरली, तो यहाँ पर हमारे फ्रिंज कोलैप्स और अपीयर होने दिख सकता है। एक डायरेक्शन में घुमाना है ना ये? हाँ, एक ही डायरेक्शन में। और इधर एक प्रॉब्लम जो है बैकलेस एरर, जब हम लोग ये घुमाएंगे तो एक ही साइड में घुमाने का कोशिश करेंगे। सपोज हम लोग क्लॉकवाइज जा रहे हैं, उस क्लॉकवाइज जाते जाते एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाना, नहीं तो ये फ्रिंजेस कोलैप्स करना कुछ एक लेना कोलैप्स करने वाला या फिर इसका या दैट्स इट। एबार और एक चीज़ है कि हमारा वैक्यूम में ये हम लोगों का वैक्यूम पंप, वैक्यूम चेम्बर, जो हम लोग अगर ये इसको प्रेस करें, इधर प्रेसिंग सिस्टम है, तो देख सकेंगे कि इधर मैनोमीटर में हमें दिखाएगा कि कितना प्रेशर है। जिसको ये इससे एडजस्ट तो इसको लॉक करने के लिए इधर एक नॉब है। इस नॉब को तो हमें एक्चुअली क्या करना है, प्रेस करके करके इसका प्रेशर पूरा फुल करना होगा। कितना का जा सकता है फुल होकर? 300 तक जाना होगा। जाने के बाद ये नॉब को हम लोगों को बंद कर देना है। तो इसको जब हम लोग बीच में लगाएंगे तो क्या होगा, लाइट इससे पास करेगा, इसका थ्रू इसमें। तो अकॉर्डिंगली हमें वो वाला चीज़ एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों को तो अब क्या होगा कि 300 से जो प्रेशर है और हम लोगों को डिक्रीज करना पड़ेगा इस नॉब से। तो इस नॉब को हम लोग धीरे धीरे 10 mm या 20 mm की वजह से डिक्रीज करेंगे। और इधर जो फ्रिंजेस है वो कोलैप्स अपीयर होना स्टार्ट होगा, वो हमें गिनना पड़ेगा। जो स्लोप आएगा वो थोड़ा नेगेटिव स्लोप शायद आ सकता है, क्योंकि हम लोग प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं। ये कोई कुछ इफेक्ट नहीं करेगा कि हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं प्रेशर को या डिक्रीज कर रहे हैं। वी हैव ओनली सी द चेंजेस ऑफ द फ्रिंजेस। ओके, 3 पार्ट था ना, एक है ए वाला डिस्टेंस और एक है वो बात दो। शायद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो ग्लास किधर है पता नहीं। वर्नियर कैलिपर से हम लोग ग्लास का विथ मेज़र कर सकते हैं, जो उधर लगा के शायद कैसे करते हैं भूल गया। हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जो उसमें क्या करना होगा ना, यहाँ पर एक ग्लास होल्डर रखा है, जो ये वाला ग्लास को हमें रखना पड़ेगा, ऐसे रखना पड़ेगा। तो इसको ऐसे रखने के बाद हम लोग इस स्क्रू से टाइट दे सकते हैं, ये वाला स्क्रू से। तो इसको हमें कहाँ इंसर्ट करना है ना, इस पोजीशन में। इस पोजीशन से इंसर्ट करने के बाद क्या होगा ना, हम लोग इसको रोटेट कर सकते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। किससे कर सकते हैं? ये वाले पोजीशन से, प्रॉब्ली इससे। हाँ, तो इसको क्लॉकवाइज रोटेट करने के लिए देखेंगे कि कुछ फ्रिंजेस अपीयर और डिसअपीयर हो रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए सेम। उस दोनों के लिए हमें एक से डाटा लेना होगा, जो दिखेगा ऐसा ऑलमोस्ट। उसके बाद जो फार्मूला से वी कैन कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड और एयर के लिए जो है वो वैक्यूम चेम्बर वाला। एक बार तो उसको ले जाना जहाँ पे तुम उसे। और एक चीज़ जैसे कि माइक्रोमीटर को हमें कैलिब्रेट करना पड़ता है। कैलिब्रेशन मतलब कि हाँ, हम लोग तो इसको घुमा तो रहे हैं, कुछ डिस्टेंस जा रहे हैं, इसके वजह से फ्रिंजेस कोलैप्स और अपीयर हो रहे हैं, मगर सच में ही क्या ये उतना डिस्टेंस तक जा पा रहा है? सपोज़ मैंने इसको 0.2 मिलीमीटर मूव किया है, सच में क्या ऑप्टिकली पर तो 0.2 मिलीमीटर तक इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ है? ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर एक माइक्रोमीटर में थोड़ा बहुत गलती रहता है, क्योंकि ऑप्टिकल पाथ बहुत ही सेंसिटिव होता है। तो उसको जानने के लिए हमारा जो वेव लेंथ है लैम्डा, दैट इज़ हम लोग पकड़ लेंगे कि नोन है कि हाँ 650 या कितना 630। तो उस मुताबिक पहले हम लोग 20 फ्रिंजेस काउंट करने के लिए हमारा स्केल में कितना मूव हुआ है वो देखेंगे। जैसे कि 20 फ्रिंजेस के लिए हमारा मूव हुआ है 0.2 mm, 40 फ्रिंजेस के लिए 0.4 mm। मगर अगर हमें लैम्डा पता है तो वो 20 फ्रिंजेस के लिए कितना मूव हुआ है वो हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इन लैम्डा कितना है, इन लैम्डा बाई 2 मतलब 20। हाँ, ये तुम्हारा किस यूनिट में आया है ये नहीं लिखा, वो देख लेना कि लैम्डा तुम्हारा 650 नैनोमीटर है, तो उस अकॉर्डिंग बिठाने से इतना मूव हुआ है। अब कैलिब्रेशन क्या है, मतलब इन दोनों का रेशियो हर एक टाइम सेम होगा, क्योंकि जितना ही तुम मैंने मैकेनिकली मूव कर लो, ऑप्टिकली उतना ही गैप रह जाएगा। तो डैट मीन्स
ये जो तुम्हारा माइक्रोमीटर का कांस्टेंट है d/d', वो हमें कैलकुलेट करना है। देखो ऑलमोस्ट सेम आया है, 0.0327, तो 0.03 के आसपास आया है। तो ये हमारा कैलकुलेशन के लिए नीड होगा बाद में। तो कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ कोई लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर निकलना होगा तो इसके लिए हमारा सेटअप ये है। सो इसमें क्या दिया है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है, जो जिसमें हमें फर्स्ट क्या क्या कैलकुलेट करना होगा कि हमें पता है कि कुछ कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकलना होगा, तो उसका एरिया कितना है और दो प्लेट के अंदर डिस्टेंस कितना है वो हमें पता होना चाहिए। उसके मुताबिक हम लोग सी कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड इसका फार्मूला क्या होगा, के एप्सिलॉन A/D। के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ER के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 हम लोग मान लेते हैं। अब लिक्विड के लिए हमें देखना पड़ेगा, तो ये सब हम कैसे मेजर करें कि इसका जो डिस्टेंस है ये मेज़र करने के लिए हमको इसको इस प्लेट के ऊपर बैठाना पड़ेगा। जो बैठाने के बाद हमारा जो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है इससे हम लोग डाटा ले सकते हैं। तो ये जो स्क्रू है इससे हम लोग हॉरिजॉन्टली ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को मूव कर सकते हैं। और इसको थोड़ा ऊपर नीचे एडजस्ट करने के लिए प्रोबेबली दिस स्क्रू इज़ फॉर अप डाउन, मैंने वर्टिकली मूव करने के लिए। वर्टिकल की ज़रूरत नहीं है, हमें जस्ट हॉरिजॉन्टली डाटा नोट करना होगा और इसका डी कैलकुलेट करना होगा। नेक्स्ट है कि इसका एरिया कितना है। एरिया मेजरमेंट के लिए हमें इसका डायमीटर मेज़र करना होगा। डायमीटर हम लोग सिंपली जो हमारा नॉर्मल स्केल है उसको 3-4 जगह बिठाएंगे, उसका जो मीन होगा वो होगा हमारा डायमीटर, जिससे हम लोग एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। बस हमें एरिया और डिस्टेंस मिल गया, जिससे हम लोग कैपेसिटेंस मिल जाएगा। नेक्स्ट है हम लोगों को ऐसा वाला एक प्लेट दिया रहेगा गोल वाला, जिसमें हम लोग को आइसोप्रोपेनॉल और एसीटोन डालना पड़ेगा। तो आइसोप्रोपेनॉल और एसीटोन डालने के बाद जो कैपेसिटर है उसको फुल्ली मार्च करना पड़ेगा। तो क्या हुआ कि इसका ये जो पैरेलल कैपेसिटर है उसके बीच में हमारा लिक्विड फुल्ली जा चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक कॉलपिट ऑसिलेटर बनाना है। ये जो सर्किट डायग्राम है पूरा जैसा यहाँ पर बना हुआ है, एक ट्रांजिस्टर और बाकी सारा कैपेसिटर लेके तो हमें बनाना होगा। अभी ये जो पोजीशन है इसमें हमें जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो डालना होगा। पहले हमारा सर्किट काम कर रहा है कि वो देखने के लिए दो सेम कैपेसिटेंस का कैपेसिटर हम लोग डाल रहे हैं। यहाँ पर जो ग्रीन वाला है उसका कैपेसिटेंस सेम है, तो वो करने से हमें CRO में एक साइन वेव जैसा फंक्शन दिखेगा। कॉलपिट ऑसिलेटर में एक चीज़ है क्या कि वोल्टेज अगर ज़्यादा इंक्रीज़ कर दोगे तो वो साइन वेव नहीं रहता, थोड़ा सा डिसऑर्डर हो जाता है। तो हमें देखना पड़ेगा वोल्टेज थोड़ा कम रखने का। ओके, अब वोल्टेज के साथ फ्रीक्वेंसी का कोई रिलेशन नहीं होता है, तो वोल्टेज जितना भी इंक्रीज़ कर लो फ्रीक्वेंसी का कोई चेंज नहीं आएगा। अब अगर देख लो कि ये सर्किट पूरा काम कर रहा है और उधर एक साइन वेव दिखा रहा है, तो इसमें से जो नीचे वाला कैपेसिटर है उसको खोल दो और ये लिक्विड में डूबा हुआ जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका टर्मिनल्स इधर अटैच कर दो। अब अटैच करने से इधर तुम्हें एक साइन वेव मिलेगा। अकॉर्डिंगली जो टाइम स्केल डिवीज़न है तुम उसको सेट कर लो, वोल्टेज जो है वो भी सेट कर लो। तो जो साइन वेव है उसका फ्रीक्वेंसी तुम यह टाइम डिवीज़न गिन के कैलकुलेट कर सकते हो। अगर तुम्हें फ्रीक्वेंसी पता हो तो उसके बाद कुछ फार्मूला दिया हुआ है, जैसे कि सी टोटल मतलब इन दोनों का टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है उससे हमें सी टोटल मिलेगा। वहाँ से हम लोग C2 मतलब इसका कैपेसिटेंस कितना है वो निकल सकते हैं। अब C2 लिक्विड में डूबा हुआ जो कैपेसिटेंस वैल्यू है वो हमें मिल गया, और हम लोग एरिया और डिस्टेंस लेके एक कैपेसिटेंस मेजर किए थे, तो उन दोनों का रेशियो करो तो हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K मिल जाएगा। डेट्स इट। और लास्ट थिंग कि इसका वोल्टेज ज़्यादा इंक्रीज मत करना, जस्ट साइन वेव जैसा कुछ दिखे बस, डेट्स इट। ये है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, CRO, पावर सप्लाई, और ये है हमारा सर्किट। डेट्स ऑल। सो दिस इज़ आवर फ्रैंकर्ज एक्सपेरिमेंट सेटअप। सो इसमें क्या होता है ना, हम लोगों के पास एक सोर्स है जो सोडियम लाइट सोर्स है। इधर एक है वो है फ्रेनेल बाइप्रिज्म। ओके, तो ये फ्रेनेल बाइप्रिज्म से हमें क्या ना इस आईपीस से फ्रिंजेस दिख सकते हैं। कब ना, हम लोग जब इधर ग्रेडिंग लगे। तो हमें क्या क्या चाहिए ना, इसके लिए हमें कुछ फार्मूला दिया हुआ है जिसमें हमें चाहिए फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए लैम्डा, D एंड B। और लैम्डा को निकालने के लिए अगर हमें फ्रिंज विड्थ पता है तो कैपिटल D और स्मॉल d से मिल जाएगा। अब कैपिटल D क्या है ना, इस सोर्स है कैपिटल D कितना है देख लेते हैं एक बार। कैपिटल D है
सोर्स से स्क्रीन तक का डिस्टेंस, मतलब ये हमारा सोर्स है, तो सोर्स से स्क्रीन का डिस्टेंस कितना है वो है हमारा कैपिटल डी। अब स्मॉल डी कितना है ना, स्मॉल डी है 1 मिनट, हाँ, तो हमारा कैपिटल डी हो गया सोर्स से लेके स्क्रीन तक का डिस्टेंस। अब हम लोगों को ये जो दो वर्चुअल सोर्सेस दिख रहा है, इन दोनों का अंदर डिस्टेंस निकलना है। उसके लिए हमें क्या करना है कि सोर्स और आईपीस के अंदर एक कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस रखना पड़ेगा, डेट इज़ दिस इज़। अब कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग 2 पोजीशन में रखने से हमें 2 लाइन सोर्स का 2 लाइन दिखेगा, एक सपोज इधर और एक सपोज इस पोजीशन में, जो हम लोगों का होगा D1 और D2 डिस्टेंस के लिए यह दिख रहा है। अब D1 और D2 के बीच में रिलेशन क्या है, हम लोगों को D1 को जो D1 दिखेगा, सपोज सामने रखने से एक 2 लाइन दिखेगा, तो दैट इज़ हमारा D1, और D2 जब होगा वो हमें कैपिटल D से नेगेटिव करके निकलना पड़ेगा। सपोज अभी जो पोजीशन है सोर्स से लेके लेंस का डिस्टेंस जो है दैट इज़ D1। सो इस D1 की वजह से हमें क्या, ये जो आई पीस है, इस आई पीस में 2 लाइन दिखेगा। क्या नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा, 1 मिनट, अच्छा इसमें नहीं दिखेगा। सो ये सेटअप खराब है प्रॉब्लम। तो ये सोर्स आपका बाइप्रिज्म और इधर लेंस और इधर आई पीस। तो अभी हमारा लेंस एक पोजीशन D1 में है, सपोज इधर सोर्स से लेके लेंथ तक, तो हमें इधर 2 लाइन दिखना चाहिए। देखो इधर 2 लाइन दिख रहा है, ओके। तो इसके लिए ये 2 लाइन के बीच में गैप कितना है वो हम लोग इधर जो वर्नियर स्केल है उससे मेज़र कर सकते हैं। अब ये D1 जो है, और अब इसको D2 पोजीशन में रखने के लिए जो गैप है, मतलब सेकेंड पोजीशन जो है दैट इज़ सपोज वहाँ से लेके इधर का लेंथ 100 सेंटीमीटर है, अभी यहाँ से लेके जो लेंस का पोजीशन है वो 80 सेंटीमीटर है, तो इसको हम लोग को ऑलमोस्ट 20 सेंटीमीटर के आसपास रखना पड़ेगा, जब फिर से हमें ऐसा ही एक डबल लाइन दिखेगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन से पोजीशन के पास हमें डबल लाइन दिखता है। अभी हम लोगों का जो लेंस है वो इस पोजीशन से इस पोजीशन पे रखा गया, और रिलेशन मैंने बता दिया। तो अभी देखो फिर से हमें डबल लाइन क्लियरली विजिबल हो रहा है। तो इनके अंदर डिस्टेंस जो है वो है D2। एक हमें मिल गया D1 का डिस्टेंस, मतलब वो जो लाइन एक लेंस का पोजीशन के लिए एक जो लाइन गैप था वो है D1। अभी सेकेंड पोजीशन के लिए जो गैप है दैट इज़ D2। उन दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट ओवर करने से हमें जो वर्चुअल सोर्स है उसका गैप मिल जाएगा, दैट इज़ फर्स्ट थिंग। अब सेकेंड थिंग क्या है कि अभी इस लेंस के बदले हम लोग अगर ग्रेडिंग रखें तो इधर हमें एक सर्कुलर फ्रिंजेस दिखने को मिलेगा। अब उस सर्कुलर फ्रिंजेस का अंदर गैप कितना है वो हम लोग मेज़र कर सकते हैं इस वर्नियर कैलिपर से, जो सर्कुलर स्केल है। तो उससे हम लोग फ्रिंज वेट मिल जाएगा, कैपिटल डी हमें पता है, स्मॉल डी भी मिल गया, उससे हम लोग लैम्डा जो सोडियम का वेवलेंथ है वो हम पता कर सकते हैं। सॉरी, तो ग्रेडिंग नहीं चाहिए, हम अगर इसको हटा दें तो हम लोगों को बाइफ्रिंजेस कितना मिल जाएगा, दिख रहा है क्या? हाँ, तो हम लोग को ये है हमारा फ्रिंजेस, सेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसका जो फ्रिंज का गैप है वो हमें नोट डाउन करना पड़ेगा, जिससे हम लोग फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सेटअप शायद ख़राब है, तो ये वाला ही लेना।